हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार विभिन्न पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन क्यों और किस प्रकार होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस किसे कहते हैं। इसके साथ हम जानेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और साइटोस्केलेटन किसे कहते हैं और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक आप इस वीडियो में साथ बने रहिए। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया वो अभी नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का सीधा लिंक आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सेल पार्ट थर्ड में आज हम शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किस प्रकार सब्सटेंसेस आर पार क्रॉस करते हैं। Transport of materials across the plasma membrane is essential to the life of a cell. Certain substances must move into the cell to support metabolic reactions. Other substances that have been produced by the cell for export or as cellular waste product must move out of the cell. सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जो सब्सटेंसेज वो क्यों जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन सेल की लाइफ को बनाए रखने के लिए एसेंशियल है। कई सारे सब्सटेंसेस जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन के दौरान उत्पन्न होते हैं वो अन्य जगह जाना उनका ज़रूरी होता है। इस प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट भी सेल में बनते हैं जिनका बाहर जाना होता है। तो कुछ पदार्थ जो सेल के लिए आवश्यक होते हैं वो अंदर आते हैं, कुछ वेस्ट होते हैं जो बाहर जाने होते हैं। तो कुल मिला के सेल का जो बैलेंस है, बायोलॉजिकल जो स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सब्सटेंसेस जनरली मूव अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन वाया ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दैट कैन बी क्लासिफाइड एज पैसिव और एक्टिव डिपेंडिंग ऑन वेदर दे रिक्वायर सेलुलर एनर्जी। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जो पदार्थ या सब्सटेंसेस आते हैं और जाते हैं, इनमें दो प्रकार की मूवमेंट इनको डिवाइड अपन कर सकते हैं, पैसिव और एक्टिव। अगर सब्सटेंसेज को आर पार जाने में किसी प्रकार की कोई सेलुलर एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही है तो वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर किसी सब्सटेंस को अंदर लाने में या उसको बाहर निकालने में एनर्जी खर्च हो रही है एटीपी के रूप में तो वह ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इन पैसिव प्रोसेस ए सब्सटेंस मूव्स डाउन इट्स कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट टू क्रॉस द मेम्ब्रेन यूजिंग ओनली इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इंट्रिंसिक टू द पार्टिकल्स दैट आर मूविंग, देयर इज नो इनपुट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सेल। पैसिव प्रोसेस क्या होती है कि किसी सब्सटेंस का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर उसमें जो काइनेटिक एनर्जी उसके थ्रू वो नेचुरली फ्लो करता हुआ सेल से क्रॉस कर जाता है। तो उस पार्टिकल्स में, उस सब्सटेंस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी उसको सेल से बाहर निकालने में हेल्प करती है। सेल इसमें किसी प्रकार की कोई एटीपी या एनर्जी कोई खर्च नहीं करती है। इन एक्टिव प्रोसेस सेलुलर एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव दिस सब्सटेंस uphill against its concentration or electrical gradient. The cellular energy is used in the form of adenosine triphosphate ATP. An example is active transport. अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के ठीक अपोजिट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी सब्सटेंस होता है उसके इलेक्ट्रिकल चार्ज से हायर की ओर वो जाता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की ओर, या इलेक्ट्रिकल चार्ज लो से हाई की तरफ वो जब जाता है तो लो से हाई की तरफ अपन जब किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना चाहेंगे तो उसमें सेल को एनर्जी खर्च करनी होगी, और ये एनर्जी किस रूप में खर्च होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका एग्जांपल क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में एनर्जी खर्च होती है एटीपी के रूप में, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। अनदर वे दैट सम सब्सटेंसेज में एंटर एंड लीव सेल्स इन एन एक्टिव प्रोसेस इन विच टाइनी स्पेरिकल मेम्ब्रेन सैक्स referred to as vesicles are used. Examples include endocytosis, in which vesicles detach from the plasma membrane while bringing materials into a cell, and exocytosis, the merging of vesicles with the plasma membrane to release material from the cell. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका एक सब टाइप है जिसमें क्या होता है कि ह्यूमन सेल से जो भी कोई सब्सटेंस है उसको जब ट्रांसपोर्ट करना होना होता है वो दो प्रकार से होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो नंबर 1 अपन बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जब कोई प्रोटीन्स या कोई मॉलिक्यूल्स जब बड़े होते हैं
वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पार पार आसानी से नहीं जा सकते, तो वो इस रूप का वो प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स एक वेसिकल्स के रूप में इन्वेजिनेशन सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन हो जाता है, एक गड्ढा सा बना रहता है, और वो वेसिकल अगर एंडोसाइटोसिस हो रहा होगा तो क्या होगा कि दूसरी सेल से जो पार्टिकल्स जिसको आना है उस सेल मेम्ब्रेन का जो गड्ढा होगा, इन्वेजिनेशन होगा, उसमें धीरे धीरे अंदर आता रहता है। जैसे कि फेगोसाइटोसिस एनगल्फ करती है, एंडोसाइटोसिस होता है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन अपनी बाहरी परत के ऊपर एक गड्ढा सा बना लेती है, जिसमें वो सब्सटेंस जो दूसरी सेल से आ रहा है, उसकी मेम्ब्रेन से डिटेच होकर आ रहा है, वो इस गड्ढे में आ जाता है, और जैसे इस गड्ढे में आता है तो ऊपर से सेल मेम्ब्रेन क्लोज हो जाती है और वो पदार्थ अंदर ले लेता है। इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इसका ठीक अपोजिट है एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा कि एक सेल है, किसी सब्सटेंस को बाहर निकालना चाहती है, तो वो जो सब्सटेंस है वो वेसिकल्स के रूप में क्या होगा, धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटेच हो जाता है और दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर उस सेल में एंटर कर जाता है। तो ऐसे लार्ज सब्सटेंसेस को अंदर लाने के लिए एंडोसाइटोसिस होता है और बाहर निकालने के लिए एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। Cytoplasm consists of all the cellular contents between the plasma membrane and the nucleus and has two components. न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ भरा होता है वो सब साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म के प्रमुख दो कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 साइटोसोल और नंबर 2 ऑर्गेनेल्स, टाइनी स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द सेल। सेल के कोशिकांग जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है जो सेल के फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में साइटोसोल होता है और ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। दी साइटोसोल, द साइटोसोल और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इज अ फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट सराउंड्स ऑर्गेनेल्स एंड कॉन्स्टिट्यूएट अबाउट 55% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। साइटोसोल साइटोप्लाज्म का वह पार्ट है जो लिक्विड होता है, जिसे अपन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भी कहते हैं। टोटल सेल वॉल्यूम का 55% साइटोसोल होता है, जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। Although it varies in the composition and consistency from one part of a cell to another, cytosol is 75 to 90% water plus various dissolved and suspended components। तो इस प्रकार जो साइटोसोल होता है उसमें 75 से 90% क्या होता है, वाटर या जल पाया जाता है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार के डिजोल्ड और सस्पेंडेड कंपोनेंट्स होते हैं। अमंग दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एटीपी एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इस प्रकार साइटोसोल में पानी के अलावा आयन होंगे, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, एटीपी होती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन है वो साइटोसोल या इंटरसेल्युलर फ्लूइड कहलाता है। सेल के इस चित्र में आप देखिए, ह्यूमन सेल्स के इस सेक्शन में शो क्या हो रहा है, इस सेल के चारों की जो बाउंड्रीज है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच में जो लार्ज गोलाकार स्ट्रक्चर है गुलाब जामुन जैसी, वो न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ ऑर्गन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो सब साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल है वो इस सेल में भरा हुआ लिक्विड पोर्शन है, और जो ऑर्गेनेल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, सेंट्रोसोम हो गया, जितने भी ऑर्गेनेल्स है इस साइटोसोल में तैरते रहते हैं। जैसे एक झील होती है, उस झील में क्या होता है, कई बोट होती है, कुछ मछलियाँ होती है, कुछ पानी के जीव होते हैं, कुछ घुली चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, और उस पानी में वो सब तैरते रहते हैं। तो वैसे ही ठीक वैसे हमारी जो सेल होती है उसमें जो पानी भरा हुआ झील वाला वो है साइटोसोल, और उसमें जो तैरते हुए जो ऑर्गेनेल्स है वो उस बोट और उन जीवों की तरह तैरते हुए रहते हैं। तो ह्यूमन सेल्स में साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, नंबर 1 साइटोसोल और नंबर 2 ऑर्गेनेल्स। तो इस चित्र में अपन आराम से देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में ये सारे जो कोशिकांग है साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं, तैरते हुए पाए जाते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेल इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स दैट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइटोसोल। 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स कंट्रीब्यूट
to the cytoskeleton structure as well as the structure of the other organelles. साइटोस्केलेटन प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है, प्रोटीन की जो फिलामेंट्स होते हैं, तंतु होते हैं, उनका एक नेटवर्क होता है जो साइटोसोल से बाहर की तरफ एक्सटेंडेड रहता है। जिस प्रकार हेड के ऊपर हेयर्स होते हैं वैसे ही जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर उसको सपोर्ट देने के लिए साइटोस्केलेटन के रूप में प्रोटीन के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स कंट्रीब्यूट साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। तो इसमें 3 प्रकार के फिलामेंट या तंतु होते हैं जो सेल की स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करते हैं और अन्य प्रकार के फंक्शन वो करते हैं। इन दी ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डायमीटर दीज स्ट्रक्चर्स आर माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबुल्स। इनकी डायमीटर या चौड़ाई के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट, उससे बड़े हुए इंटरमीडिएट फिलामेंट और लास्ट में सबसे बड़े जो फिलामेंट होते हैं वो माइक्रोट्यूबुल्स कहलाते हैं। ह्यूमन सेल के इस डायग्राम में आप देखिए इसका जो शीर्ष भाग है जहाँ पे फ्लैजेलम लिखा हुआ है, यहाँ पे साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो सेल का जो सरफेस होता है उसके ऊपर ये देखिए माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। इसके साथ जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो सेल मेम्ब्रेन से जस्ट भीतर की ओर प्रेजेंट है, और जो माइक्रोट्यूबुल्स है वो जो फ्लैजेलम में जो सेल को मूव करवाते हैं इसमें माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ह्यूमन सेल का जो सरफेस होता है उसके सरफेस के ऊपर ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये 3 प्रकार के फिलामेंट मिलके साइटोस्केलेटन का निर्माण करते हैं। नंबर फर्स्ट साइटोस्केलेटन इज माइक्रोफिलामेंट्स। Microfilaments are the thinnest elements of the cytoskeleton. They are composed of protein actin and myosin and are most prevalent at the edge of a cell. साइटोस्केलेटन में सबसे पतला या थिनेस्ट जो एलिमेंट्स होता है वो होता है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के से मिलके बने होते हैं और कोशिका का जो एज होते हैं, सिरे होते हैं, छोर होते हैं, उन किनारों पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है माइक्रोफिलामेंट्स। तो एक ह्यूमन सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस से जब अपन दूर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, तो ये जो सरफेस है इसका जो एज है, किनारे, इन छोर पे ये वोलेट कलर के जो सोडी स्ट्रक्चर तंतुनुमा ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स सेल के एज पे या सिरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स हैव 2 general functions. Number 1, they help generate movement. Number 2, provide mechanical support. तो सेल की जो मूवमेंट होती है उसमें माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं तथा सेल को मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करते हैं। With respect to movement, microfilaments are involved in muscle contraction, cell division and cell locomotion such as occurs during the migration of embryonic cells during development, the invasion of tissues by white blood cells to fight infection or the migration of skin cells during wound healing. तो अगर मूवमेंट की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट कैसे हेल्प करते हैं? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं, क्योंकि एक्टिन और जो मायोसिन जो प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ जो सेल डिवीजन होता है उसमें मायोसिन हेल्प करते हैं। फिर इसके अलावा सेल के लोकोमोशन में, सेल की मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? जो एम्ब्रियोनिक जो सेल होती है वो एम्ब्रियोनिक सेल में जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जैसे फीटस का विकास होता है और जीव का निर्माण होता है, तो उन सेल में जो मूवमेंट होती है, माइग्रेशन होता है, उसमें भी माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के दौरान जो WBC होती है उनको इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए भी तेज़ी से मूवमेंट करनी होती है, तो उस मूवमेंट में भी ये माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ कई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो वुंड हीलिंग में जो स्किन की जो सेल होती है वो माइग्रेट करती है और वुंड को हील करने के लिए वहाँ पे मूवमेंट करती है। इस प्रकार वुंड हीलिंग में, इन्फेक्शन के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, सेल के मूवमेंट में, सेल के डिवीजन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में
सभी प्रकार के मूवमेंट में माइक्रोफिलामेंट्स एक सेल की हेल्प करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स प्रोवाइड मच ऑफ द मैकेनिकल सपोर्ट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ एंड शेप ऑफ द सेल्स। कोशिका की जो आकृति है उसको जो मजबूती प्रदान करने का काम माइक्रोफिलामेंट्स कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट देकर उसकी शेप को बनाए रखने में हेल्प करते हैं और उसको मजबूत बनाने का काम करते हैं। दे एंकर द साइटोस्केलेटन टू इंटीग्रल प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इंटीग्रल जो प्रोटीन्स होते हैं वो सेल में के बाहर की तरफ निकले होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच करने का काम करते हैं। जिस प्रकार एक जहाज में जो एंकर होता है, जो लंगर होता है, वो उसको थामे रखता है, उसी प्रकार सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जो फिलामेंट्स होते हैं वो अन्य सेल मेम्ब्रेन के साथ इसको अटैच करने का काम करते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट सेल को अटैचमेंट देने का कार्य भी करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एज देयर नेम सजेस्ट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर थिकर देन माइक्रोफिलामेंट्स बट थिनर देन माइक्रोट्यूबुल्स। साइटोस्केलेटन का जो अगला रूप है वह माइक्रोफिलामेंट से ज़्यादा बड़ी स्ट्रक्चर जिसे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट माइक्रोफिलामेंट से लार्ज होते हैं और माइक्रोट्यूबुल से छोटे होते हैं, पतले होते हैं। इस प्रकार ये बीच की इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होती है जिन्हें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट माइक्रोफिलामेंट से मोटे होते हैं और माइक्रोट्यूबुल से पतले होते हैं। इस प्रकार माइक्रोट्यूबुल सबसे मोटी स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट बीच वाली और माइक्रोफिलामेंट सबसे पतली स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन की होती है। दे आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ सेल सब्जेक्ट टू मैकेनिकल स्ट्रेस। दे हेल्प स्टेबिलाइज द पोजिशन ऑफ ऑर्गेनेल सच एज द न्यूक्लियस एंड हेल्प अटैच सेल टू वन अनदर। इंटरमीडिएट फिलामेंट जहाँ कहीं सेल के मैकेनिकल स्ट्रेस होती है, यांत्रिक क्षति होने की संभावना रहती है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ऑर्गेनेल्स को पोजीशन देने का काम करते हैं। साइटोसोल में जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उस लिक्विड पोर्शन में उनको स्टेबलाइज करने का काम भी इंटरमीडिएट फिलामेंट करते हैं। इसके साथ साथ ये न्यूक्लियस को अटैचमेंट, न्यूक्लियस की पोजीशन को बनाए रखने में हेल्प करते हैं और एक सेल को दूसरे सेल के अटैचमेंट में भी मदद करते हैं। तो इस प्रकार इंटरमीडिएट फिलामेंट एक हरफनमुल्ला फंक्शन करते हैं जो सेल को अलग अलग कामों में हेल्पफुल होते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये डायग्राम शो कर रहा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को। पिछले डायग्राम हमने देखा कि माइक्रोफिलामेंट सेल के एज या किनारों पर पाए जाते हैं, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स सेल के बीच में भी पाए जाते हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जाल बिछा हुआ जो इस न्यूक्लियस को सपोर्ट दे रहा है, इसको अपनी पोजीशन बनाए रखने में हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ अन्य जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको भी अपनी पोजीशन बनाए रखने में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हेल्पफुल होते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे मकान की छत होती है उसमें आरसीसी में जो लोहे के सरिये होते हैं उसके बीच में सीमेंट कंक्रीट डालते हैं तो वो छत को रोकने का काम करते हैं। वैसे ही आप देख रहे हैं चित्र में सेम सरिये की स्ट्रक्चर जैसे फिलामेंट होते हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट देते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने का काम करते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ cytoskeleton is microtubules. Microtubules, the largest of the cytoskeleton components, are long, unbranched, hollow tube composed mainly of protein tubulin. Microtubulins ब्रांच नहीं होती है, hollow tubes होती है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। The assembly of microtubules begins in an organelle called the centrosome. सेंट्रोसोम में कई प्रकार की माइक्रोट्यूबुल्स होती है जो सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो सेंट्रोसोम की जब हम चित्र देखते हैं तो सेंट्रोसोम एक प्रकार के माइक्रोट्यूबुल्स के कई सारे गट्ठर से मिलके बना हुआ होता है। तो माइक्रोट्यूबुल्स का बहुत सारा समूह या ग्रुप मिलके सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। द माइक्रोट्यूबुल्स ग्रो आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रोसोम टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द सेल। तो सेंट्रोसोम से ये सेल की जो पेरिफेरल जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसकी तरफ ये माइक्रोट्यूबुल्स ग्रो करती है। माइक्रोट्यूबुल्स हेल्प डिटरमाइन सेल शेप। सेल को आकार प्रदान करने में माइक्रोट्यूबुल्स हेल्प करती है। दे आल्सो फंक्शन इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स सच एज सेक्रेटरी वेसिकल्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। They also function in the movement of organelles such as secretive vesicles of the chromosome during cell division and of specialized cell projections such as cilia and flagella. ह्यूमन सेल के आउटर सरफेस पे कुछ स्पेशल
प्रोजेक्शंस या प्रवर्त या बार स्ट्रक्चर निकली होती है जिन्हें सीलिया और फ्लैजेला कहते हैं। सीलिया और फ्लैजेला, जो सीलिया होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं और फ्लैजेला बड़े होते हैं। सीलिया की जो शेप होती है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है और सीलिया की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो सीलिया क्या करते हैं, इनको मूवमेंट में सेल को हेल्प करते हैं। लेकिन जो फ्लैजेला होता है वो चाबुक की तरह होता है, कोड़े की तरह होता है और उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी लंबी होती है। तो फ्लैजेला की संख्या कम होती है, फ्लैजेला की साइज बड़ी होती है, जबकि सीलिया की संख्या ज़्यादा होती है और सीलिया की जो साइज है वो हेयर के समान छोटी छोटी होती है। तो सीलिया और फ्लैजेला सेल के आउटर सरफेस पर होते हैं जो सेल को मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार जो स्पर्म है उसमें भी जो सीलिया फ्लैजेला होते हैं उसको मूवमेंट कराते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सरफेस पे होते हैं उनमें भी ये हेल्पफुल होते हैं मूवमेंट में। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं सेल माइक्रोट्यूबुल्स किस प्रकार होती है। तो आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रोसोम है सेल का ऑर्गेनेल, उस सेंट्रोसोम में माइक्रोट्यूबुल्स का एक बहुत बड़ा गट्ठर या समूह पाया जाता है जो सेंट्रोसोम का निर्माण करता है। तो माइक्रोट्यूबुल्स मिलकर सेंट्रोसोम का निर्माण करती है। इस प्रकार माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूबुल मिलकर सेल के साइटोस्केलेटन का निर्माण करती है जो मुख्य रूप से प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो इस वीडियो का लिंक उन तक भी शेयर करें जिससे कि उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।